अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एएचएन का, वो है सेलुलर एडेप्टेशन एंड अडहेरेंट सेल ग्रोथ। ये सिंपल सा चैप्टर है। सिंपल सा इसमें क्या होता है, सेलुलर एडेप्टेशन में बेसिकली क्या होता है, जब बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है जो कि हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो उसके बदले में फिर क्या करते हैं, हमारे जो सेल होते हैं वो खुद को एडजस्ट करते हैं ताकि वो उस स्ट्रेस से कंपनसेट कर सकें, कोप कर सकें। तो इसमें सिंपल सा क्या होता है, सेल खुद को एडजस्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट में ताकि वो क्या कर सके, स्टेबल हो सके। इसमें क्या सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, सबसे पहले हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया। अब हाइपरट्रोफी में ना बहुत सिंपल सा क्या होता है, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ऑर्गन का साइज़ ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है, बेसिकली सेल का साइज़ ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गन का साइज़ ज़्यादा होगा। अब लाइक अगर बात कीजिए ना स्केलेटल मसल्स की, तो क्या होता है हमारे पास एक्सरसाइज के केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे स्केलेटल मसल इनलार्जमेंट हो जाती है, यानी कि बाइसेप ट्राइसेप्स मसल होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल आ जाती है, हाइपरट्रोफी की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह हमारे पास एक प्रोलॉन्ग अरसे में किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो इस केस में हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट के होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं। वो भी किसकी एग्जाम्पल है, हाइपरट्रोफी की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट्रोफी। एट्रोफी ये होता है कि जो हमारे ऑर्गन का साइज होता है वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, जो पहले के सेल होते हैं प्रेजेंट, वो बेसिकली वो उनका साइज़ कम हो जाता है, मैस कम हो जाता है। लाइक अगर बात की जाए, एक पेशेंट है स्टारवेशन का, मतलब उसने लंबे अरसे तक वो भूख खा रहा है, तो उसके जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास उनका मैस कम हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा ना। तो ये किसकी एग्जांपल होती है, एट्रोफी। ये लिखा हुआ है मस्कुलर एट्रोफी इज एग्जांपल ऑफ एट्रोफी। हाइपरप्लेजिया में सिंपल से क्या होता है, सेल ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाता है। ऑर्गन का साइज क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जो नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं। मेटाप्लेजिया में सिंपल सा ये होता है, हमारे पास वन मेच्योर टाइप सेल्स होते हैं ना, रिवर्सिबल चेंज होता है। वन सेल की अपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। लाइक अगर बात कीजिए एपिथेलियल सेल, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, ये बेसिकली इसमें होता है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर में कन्वर्ट हो गए, कोलमनर स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट हो गए। तो ये बेसिकली सेल्स की टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाता है, किस में आता है, मेटाप्लेजिया में। डिस्प्लेजिया में सेल जो होता है ना, अपने नॉर्मल फॉर्म से अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हमारे पास कोई भी इंटरनल स्टिमुलाई आता है और ये रिवर्सिबल नहीं होता। लाइक हमारे पास कैंसर की बात कीजिए, तो कैंसर में क्या होता है, सेल अपनी नॉर्मल फॉर्म से अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अब हम लोग उसको बार बार रिकवरी की तरफ नहीं जाता। एनाप्लेजिया के अंदर नॉर्मल सेल जो होते हैं, अब नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, हर चीज़ प्रेजेंट होती है मैलिग्नेंसी। लेकिन एनाप्लेजिया के अंदर जो सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है एज ए नॉर्मल, वो खत्म हो जाती है। तो हम लोग सेल को फिर वो नॉर्मल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पास कब होता है, बेसिकली ट्यूमर और मैलिग्नेंसी के जो सेल्स होते हैं उनमें होता है। अब हेरेंट सेल ग्रोथ में सिंपल से क्या होता है, हमारे पास अब नॉर्मल और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है जो कि कैंसर के एसोसिएट होती है। कैंसर की बात कर लीजिए तो सिंपल से क्या होता है, अब नॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ होती है सेल्स की, जिसे हम कैंसर कहा जाता है। अब हमारे पास गोल्स क्या होता है, कंप्लीट रिमिशन, यानी कि हम उसको कम्प्लीटली बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। ट्यूमर रिडक्शन, यानी कि उसका जो साइज़ होता है उसको कम कर सकें। सिम्टम कंट्रोल, उसकी सिम्टम्स को मैनेज कर सकें। प्रोलॉन्ग सर्वाइवल, यानी कि अगर हम लोग उस ट्यूमर को बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर सके, तो फिर हम ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं कि जो पेशेंट की सर्वाइवल होते हैं ना, वो इन्हेंस हो सके। फिर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करवाते हैं। इसके अलावा हम प्रिवेंशन ऑफ रीअकरेंस, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसी थेरेपीज यूज़ करते हैं कि जो कैंसर को, फर्स्ट करें एक पेशेंट उसका कैंसर ट्रीट हो गया, ठीक है, तो उसको सिवरल मंथ ये हो सकता है, तो हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए हम ऐसी ड्रग्स यूज़ करेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। इसके अलावा हमने क्या करना होता है, जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के उनको भी मेंटेन रखना होता है। इसके अलावा सपोर्टिव केयर इंटीग्रेशन यानी प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें पेलिएटिव केयर्स आती हैं जो कि हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, उसकी फैमिली को और पेशेंट को। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में सिंपल से क्या होता है, सर्जरी में हमारे पास क्यूरेटिव सर्जरी आती है, डीबल्किंग। क्यूरेटिव में ये होता है हम कम्प्लीटली ट्यूमर को एलिमिनेट करते हैं। डीबल्किंग में सिंपल सा ये होता है जितना हमसे कोशिश होती है हम उतना एलिमिनेट करते हैं। सिंपल सा क्या होता है कि जितन मतलब लोकलाइज अगर ट्यूमर है तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे बॉडी से, और हमारे पास डीबल्किंग में सिंपल जितना हमसे पॉसिबल होता है हम उतना रिमूव करते हैं। उसके बाद पीडियाट्रिक सर्जरी होती है, इसमें हमारे पास हम वो सर्जरी करते हैं ताकि हम लोग सिम्टम्स को कम कर सकें और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको इम्प्रूव कर सकें। रेडिएशन थेरेपी होती है, इसमें हम लोग सिंपल से रेडिएशन वगैरह को यूज़ करते हैं और पेशेंट को जो क्या कहते हैं इसके ट्यूमर को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी में बेसिकली हम साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी होती है, जो कि सेल हम लोग ड्रग्स के ज़रिए सेल को किल करने की कोशिश करते हैं कि जो कैंसर सेल्स होते हैं। एडजुवेंट थेरेपी होती है, जो कि हम लोग ना सर्जरी से पहले देते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, नहीं, एडजुवेंट थेरेपी जो होती है हम सर्जरी के बाद यूज़ करते हैं ताकि जो थोड़े बहुत सेल रह जाते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए और खुद ब खुद ही किल हो जाए उनकी, और रिड्यूस को जो उसके रीअकरेंस के रिड्यूस रिस्क होते हैं ना उनको कम कर सके। न्यू एडजुवेंट में सिंपल से क्या होता है, हम लोग सेल ट्यूमर्स को श्रिंक करते हैं सर्जरी से पहले ताकि एलिमिनेशन में हमें आसानी हो सके। टारगेट थेरेपी में हम सिंपल से क्या करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर्स, यानी कि हम लोग छोटे छोटे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही टारगेट करते हैं जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारे पास टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स वगैरह आ जाती हैं, फिर हम उनको डैमेज करते हैं। मोनोक्लोनल में भी सिंपल से ये कि हम कुछ एंटीजेंस होती हैं वो कैंसर सेल के साथ बाइंड करते हैं, उनको डिस्ट्रक्शन कर उनको डैमेज करते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हमारे पास सिंपल से हमारे पास क्या करते हैं, हम लोग बॉडी के इम्यून सिस्टम को इनहेंस करते हैं और ताकि वो बॉडी ही उसको खुद ब खुद ही डैमेज करे। इसके अलावा स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होती है, फोटोडायनामिक थेरेपी यूज़ करते हैं, क्रिप्टोथेरेपी यूज़ करते हैं। अब कीमोथेरेपी में सिंपल सा कीमोथेरेपी हम क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या कहते हैं कैंसर को ट्रीट कर सकें। इसमें हमारे पास आते हैं अल्कालेटिक एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं, एंटी ट्यूमर मेटाबोलाइट्स आते हैं, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स आते हैं, माइटोटिक इनहिबिटर्स आते हैं। अच्छा, अल्कालेटिक एजेंट्स का काम सिंपल से ये होता है, ये डीएनए की अल्कालेशन करवाते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड को डैमेज करवाते हैं और क्या करवाते हैं, सेल की एप्लीकेशन से प्रिवेंट करते हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डीएनए और आरएनए की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करते हैं और इस तरह से क्या हमारे पास होता है, सेल की ग्रोथ ही नहीं होती। एंटी ट्यूमर सिंपल से इसमें हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम के साथ ही काम करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, टोपोआइसोमरेज हमारे पास एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड के सेपरेशन में हेल्प करवाता है, ये बेसिकली उसके साथ इनहिबिट करते हैं, काम करते हैं और इस तरह से हमारे पास क्या होता है, सेल की ग्रोथ वगैरह नहीं होती। इंडिकेशन में सिंपल से क्यूरेटिव थेरेपी आ जाती है, हमारे पास न्यू एडजुवेंट थेरेपी आती है, न्यू एडजुवेंट पैलिएटिव केयर आ जाती है। साइड इफेक्ट्स हमारे पास सिंपल से क्या हो सके इन ड्रग्स के, न्यूजिया, वोमिटिंग, हेयर लॉस, फटीग, माउथ सोर्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। लॉन्ग टर्म में हमारे पास कार्डियोटॉक्सिसिटी आ सकती है, यानी कि हार्ट डैमेज हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी आ जाती है, यानी कि नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, एंड सेकेंडरी कैंसर आ सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल से प्री ट्रीटमेंट में इंटरवेंशन यूज़ करते हैं, यानी कि पेशेंट को एजुकेट करना होता है, उसके हमने बेसलाइन डाटा यूज़ कर लेना होता है। इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट के दौरान जो इंटरवेंशन हम करते हैं वो हम ये करते हैं कि कीमोथेरेपी को इंड्यूस करते हैं बॉडी में। इसके अलावा एंटीमेटिक थेरेपी, बेसिकली ना कीमोथेरेपी ड्रग्स की वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होती है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ओंडानसिट्रोन जो कि वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स को मॉनिटर करना होता है, पेन को मैनेज करना होता है। पोस्ट में हमने सिंपल साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना होता है। फॉलोअप को मीटिंग के लिए पेशेंट को कहना होता है कि आपने इतने टाइम बाद दोबारा आना है और अपना चेकअप करवाना है। साइको सोशल सपोर्ट करवानी होती है। इसमें सिंपल सा क्या होता है, जो पेशेंट जिसको कैंसर होता है ना, तो वो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा उसमें इमोशनल वगैरह हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई होती है, तो हमने इस तरह से उसको साइकोलॉजिकल तौर पर भी सपोर्ट करना होता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन करवानी होती है, ठीक है, ओरल केयर भी उसकी मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी आती है। रेडिएशन थेरेपी में ना बहुत सिंपल से ये होता है कि हम लोग रेडिएशन को यूज़ करते हैं ताकि हम कैंसर को ट्रीट कर सकें। अब इसमें हमारे पास एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी आ जाती है, यानी कि हम रेडिएशन को बॉडी आउटसाइड से ही हम बॉडी में डिलीवर करते हैं। इंटरनल यानी कि हम किसी सोर्स के ज़रिए बॉडी के इनसाइड पे जाते, रेडियो एक्टिव सोर्स बॉडी के इनसाइड भेजा जाता है और वहाँ से ट्यूमर को किल किया जाता है। सिस्टमेटिक यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को देते हैं जो कि ब्लड के जरिए ट्रैवल करते हैं और कैंसर सेल्स को किल करते हैं। इंडिकेशन सेम वही है, नर्सिंग मैनेजमेंट भी वही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है होस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए। अब होस्पाइस बेसिकली एक ऐसी केयर होती है जो कि उन पेशेंट के लिए डिज़ाइन की होती है जो कि अपनी लास्ट स्टेज पर होते हैं, टर्मिनल इलनेस के लास्ट स्टेज पे होते हैं। अब इजाज़ यानी कि जिनके पास प्रोग्नोन से कि उनकी लाइफ तकरीबन 6 मंथ है या इससे भी कम है, तो हमारा फोकस इस केस में हमारा होता है कि हम उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। यानी कि इलाज से ज़्यादा हमारा फोकस ये होता है कि हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, उसके पेन फ्री कर सकें। ठीक है, अब ये हमारे पास हम उसके घर में भी दे सकते हैं, यहाँ कुछ हॉस्पिस फैसिलिटी भी अवेलेबल्स होती हैं। अब पीलिएटिव केयर जो होती है बेसिकली एक ऐसी स्पेशलाइज केयर होती है जो कि उन पेशेंट के लिए होती है जो सीरियस इल होते हैं। इनका मेन फोकस होता है हमारे पास के सिम्टम्स को भी मैनेज करें, जो इलनेस की स्ट्रेस होती है उसको भी मैनेज करें। इसके साथ हमारे पास क्या होता है, इसके लिए कुछ क्या कहते हैं, कुछ
क्रिएटिव ट्रीटमेंट्स होती हैं और साथ साथ हमारे पास इसमें कुछ स्पेशल केयर सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस की बात करूँ सिंपल सा क्या होता है, हॉस्पिस के लिए हमारे पास एक पेशेंट है, उसकी टर्मिनल इलनेस है और उसके पास जो लाइफ है वो 6 मंथ या उससे भी कम है। अब यहाँ पे पीलिएटिव में ये होता है, वहाँ पे तो एक है पेशेंट कितना टाइम रहेगा, लेकिन यहाँ पे होता है कोई भी आप क्या कहते हैं डिजीज़ ले सकते हैं, कोई भी सीरियस डिजीज़ ले सकते हैं, उसको उस डिज़ीज़ का सिवियर स्टेज चल रहा है, उसके लिए जो आपने केयर प्रोवाइड करनी है वो पैलिएटिव होती है। हॉस्पिस में जो हमारा फोकस होता है वो कंफर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्रिएटिव ट्रीटमेंट्स के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, लेकिन पीलिएटिव में हमारे पास जो फोकस होता है वो सिम्टम्स को मैनेज भी करवाना होता है, इसके साथ साथ हम क्रिएटिव ट्रीटमेंट के ऊपर भी फोकस करते हैं। सेटिंग के लिए ये हमारे पास जो हॉस्पिस है वो उसके लिए होम होते हैं, कुछ हॉस्पिस फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ नर्सिंग होम प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन पीलिएटिव वो घर में भी प्रेजेंट दी जा सकती है, ओपीडी में भी दी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास केयर फैसिलिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। एलिजिबिलिटी, अब जो हॉस्पिस के लिए हमारे पास टर्मिनल इलनेस के लिए क्या कहते हैं तकरीबन 6 मंथ या उससे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, लेकिन पीलिएटिव के लिए किसी को भी हम प्रोवाइड कर सकें जो कि सीरियस इलनेस का पेशेंट है। अब गोल में सिंपल से हमारा क्या होता है, हम कंफर्ट प्रोवाइड करें, उसकी पेन की मैनेज करें, उसके अलावा सिम्टम्स को मैनेज करें, उसके अलावा पेशेंट को सपोर्ट करें, उसकी फैमिली को सपोर्ट करें ड्यूरिंग द एंड फेज ऑफ लाइफ। लेकिन पीलिएटिव में हमारा फोकस होता है कि हम पेन को मैनेज करें, इसके अलावा उसकी डिस्ट्रेसिंग सिम्टम को मैनेज करें, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें, इसके अलावा हम पेशेंट को सपोर्ट करें। आगे केयर टीम में सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, हॉस्पिस के लिए फिजिशियंस होते हैं, कुछ नर्सिस होते हैं, स्पेशल वर्कर्स होते हैं, चैम्पियंस होते हैं, इसके वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स। अब पैलिएटिव में हमारे पास कौन सा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो कि फिजिशियन, नर्सिस, सोशल वर्कर्स एंड अदर स्पेशलिस्ट होते हैं। मेडिकेयर की बात की जाए ना, तो हमारे पास जो हॉस्पिस के लिए होती है वो हमारे पास पेशेंट की एलिजिबिलिटी जो होता है क्राइटेरिया अगर कवर्ड है तो ये पूरा मैनेज करेगा उसको। लेकिन हमारे पास अगर पीलिएटिव की बात की जाए तो बेसिकली इसमें हमारे पास जो प्राइवेट ज़्यादातर जो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान है उनको फ़ायदा पहुँचता है, यानी कि हॉस्पिस में पेशेंट को फ़ायदा पहुँचेगा अगर उसका क्राइटेरिया एलिजिबल होता है, लेकिन मेडिएटिव में ज़्यादा इंश्योरेंस फैमिलीज वगैरह को ज़्यादा फ़ायदा होता है। पीलिएटिव में बेरीवमेंट सपोर्ट्स में सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स को हम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर पेशेंट डेथ, और इसमें हमारे पास ज़्यादातर फैमिलीज़ के लिए होता है, लेकिन हमारे पास इसमें फोकस बेरीवमेंट पे नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास केयर प्लान होता है, इसमें हमारे पास जो केयर प्लान होता है वो कंफर्ट के ऊपर होता है, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। इसके अलावा लाइफ को लॉन्ग ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं होता, लेकिन हमारे पास किसके ऊपर होता है, हमारे पास मेजर्स के ऊपर होता है और हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के ऊपर होता है। लेकिन अगर बात की जाए पीलिएटिव में तो इसका हमारा फोकस होता है कि हम क्वालिटी को प्रोलॉन्ग कर सकें लाइफ को, और हमारे पास इलाज को भी ट्रीट कर सकें। ये हमारे पास है सेल अडेप्टेशन एंड बिहेवियरल सेल ग्रोथ। थैंक यू सो मच, उम्मीद है समझ आ गई होगी।